हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्री पावर जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि कृषि रसायन विज्ञान 12वीं क्लास का जो है एग्जाम हो चुका है और इसकी जो है आंसर की बात करें तो इस सेशन में मैं आपको जो 18 मार्च 2024 को जो परीक्षा हुई है 12वीं क्लास की राजस्थान बोर्ड की किसकी आरबीएससी की, इसके जो एक तो ऑब्जेक्टिव्स आए थे, मतलब जो है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आए थे वो अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक जो प्रश्न है इनका सेशन में इस वीडियो में लूंगा और अगली वीडियो यानी कि दूसरी वीडियो में मैं दूसरा सेशन लूंगा। मतलब आपके जो है 2 वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो है वस्तुनिष्ठ अति लघुत्रात्मक और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं लूंगा। चलिए तो देख लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे ही देख लेते हैं ना। पहला क्वेश्चन सेक्शन बी, सीक्वेंस से देखेंगे इसलिए थोड़ा सा क्या है टाइम लग रहा है। हाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, देखो आप देख लेना, अगर आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप आपकी जो पेपर है उसको देख लेना ना। मैं पढ़ के सुनाऊंगा। उत्पत्ति के आधार पर आर ने चट्टान को 2 भागों, कितने भागों में विभाजित किया है? उत्पत्ति के आधार पर जो है 2 भागों में। एक तो क्या होती है आंतरिक आंतरिक आग्नेय और एक होती है बाह्य आग्नेय। तो याद रखना है उत्पत्ति के आधार पर जो है आग्नेय चट्टान को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में। अब देखिए यहां पर देखिए ये Fe2O3 है जिसके 2 मॉलिक्यूल और H3O है जिससे क्या बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं Fe2O3 3H2O। अब देखिए समझिए बात को, यहां पर क्या हो रहा है, जो जल है वो सीधा का सीधा जुड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? जल योजन हो गया। तो याद रखना है इसका जो आंसर है वो क्या होगा? जल योजन होगा, है ना। ये आपको याद रखना है क्या आंसर होगा इसका? जल योजन इसका आंसर होगा। यानी कि लाल हेमेटाइट जो इसमें क्या हो रहा है, जो लाल हेमेटाइट जो रहता है, लाल हेमेटाइट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पीले पीले में, है ना। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पीले लाइमोनाइट में, लाइमोनाइट में। ये ध्यान रखें, पीले लाइमोनाइट में जो है कन्वर्ट हो रहा है लाल हेमेटाइट। किस क्रिया के द्वारा? जलयोजन के द्वारा। क्लियर है। फिर और देखते हैं, ह्यूमस को मृदा में मिलाने से मृदा की धनायन विनिमय क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ह्यूमस की ऑलरेडी धनायन विनिमय क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? मृदा की भी धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। मृदा की भी धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी? वो बढ़ जाएगी। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल समर्पित है 12वीं क्लास के लिए और प्लस साथ में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं जेड परीक्षा की और सीयूटी। केवल और केवल इस चैनल पर हम केवल और केवल 3 परीक्षाओं से संबंधित चलाएंगे, जो आपकी 12वीं क्लास, इसके अलावा जो है आपके मतलब राजस्थान बोर्ड, जेट और सीयूटी, बस। तो इसलिए सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक जो है इस क्लास को सुने और शेयर करें। वह प्रक्रम जिसमें उपस्थित जो नाइट्रेट होता है यानी कि NO3 माइनस नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं लाडरो? विनाइट्रीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? विनाइट्रीकरण इसका उत्तर जाएगा। चलिए फिर उसके बाद जो है, चलो 4 हो गए, अब 5 देख लेते हैं। 5 कहाँ है? ये रहा 5, है ना। 5 नंबर है ना, मॉन्ट मोर्लोनाइट समूह की धनायन विनिमय क्षमता। देखिए जो पढ़ाया वही आया अधिकतर, तो याद रखना है मॉन्ट मोर्लोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? 60 से 100 होती है ना, 100 होती है। ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? इलाइट की जो है धनायन विनिमय क्षमता यानी कि इसका औसत मान पूछा है। क्या पूछा है लाडलो? औसत मान पूछा है, और औसत मान कितना होता है? 30 होता है। क्लियर है। देखिए सबसे पहले लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे विद्यार्थियों इस चैनल को। ये हो गया इलाइट की धनायन विनिमय क्षमता का औसत मान 30 हो गया। सिलिकेट क्ले के प्रकार, देखिए आपकी पुस्तक के अनुसार जो है सिलिकेट क्ले के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? 3। मॉन्ट मोर्लोनाइट, इलाइट और ट्यूलिनाइट समूह हैं, 3 है मेनली, तो याद रखना है इसका आंसर 3 जाएगा।
फिर अगला है धान की फसल। धान की फसल को बोने के लिए मृदा की उपयुक्त पीएच, याद रखना है धान की फसल को बोने के लिए 4.5 से 8.5, क्या आंसर जाएगा 4.5 से 8.5 जो है इसका आंसर जाएगा। तो याद रखना है ये इसका आंसर जाएगा। तो इस आंसर को आप लिखिए जल्दी से, जो है ध्यान रखें भाई क्या आंसर किसका क्या आंसर जाएगा। क्लियर है, 4.5 से 8.5 ये हो गया धान का। फिर उसके बाद जो है और कृषि रसायन जहरीला, ये रहा 9 नंबर है ना। पीएच स्केल यदि 7 प्रदर्शित करता है तो भाई पीएच बराबर 7 है तो इसका मतलब वो प्रदर्शित करता है उदासीनता को। किसको, उदासीनता को प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये क्या है फोटो चल रहा है, फोटो को डिस्प्ले करके जो है लिया गया है तो इसलिए कम दिख रहा होगा, लेकिन आपकी पुस्तक में आप देख लेना, जो पेपर है उसमें देखो आप, है ना। मैं बोल रहा हूं अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में पसंद करते हैं, तो अधिकांश पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पसंद करते हैं। इस रूप में नाइट्रेट के रूप में जो है पसंद करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सल्फर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है कि आविष्कारक, यानी कि जो सल्फर है, सल्फर के कौन है आविष्कारक, पीटरसन है। सल्फर का आविष्कार जो है किन्होंने किया था, सल्फर का आविष्कार जो है किन्होंने किया था, पीटरसन ने किया था। फिर उसके बाद जो है फसलों में एंडोसल्फान 35 EC के प्रयोग के पश्चात प्रतीक्षा अवधि, इसका मतलब यह है कि जैसे आपने मृदा में एंडोसल्फान का छिड़काव कर दिया, एंडोसल्फान क्या है, एक कीटनाशी होता है, कीटों को मारने का काम आता है। तो एंडोसल्फान का जब आपने छिड़काव कर दिया तो आप कितने दिन इंतजार करेंगे किसी भी क्रिया को करने के लिए, तो याद रखना है यहाँ पर जो इंतजार किया जाता है 10 से 12 दिन इंतजार किया जाता है। तो प्रतीक्षा काल जो है कितना होता है, 10 से 12 दिन होता है एंडोसल्फान का। तो क्लियर है भाई यहाँ तक, तो 10 से 12 दिन जो है आपको करना है। फिर उसके बाद आ जाइए, फिर हाँ कृषि रसायन के डिब्बे पर चमकीला नीले रंग का जो मोनोग्राम प्रदर्शित होता है, देखिए चमकीला ये होता है मध्यम जहरीला, क्या आंसर जाएगा मध्यम जहरीला, ये ध्यान रखें मध्यम जहरीला। अत्यधिक जहरीला के लिए तो लाल होता है ना, इसके लिए जो है इसके लिए अधिक जहरीला के लिए पीला होता है, कम जहरीला के लिए हरा होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं एस्कॉर्बिक, है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से, एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है लड़ लो, विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नत्रजनीय जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर जो फसल में दिया जाता है, तो एजोटोबैक्टर जो है गेहूं है, चावल है, इन सब में जो है एजोटोबैक्टर दिया जाता है। तो इसका जो है एजोटोबैक्टर का आंसर क्या जाएगा, गेहूं इसका आंसर जाएगा। इसी प्रकार से उदर जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम, है ना, एमाइलोप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, माल्टेज, सोचो आपने क्या आंसर दिया होगा इसका, तो उदर जठर रस में जो पाया जाता है वो पाया जाता है पेप्सिन, तो इसका आंसर क्या जाएगा, पेप्सिन आंसर जाएगा। तो आप इसको लिखें पेप्सिन आंसर, है ना। चलिए भाई इसका एक्सप्लेनेशन, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूंगा, है ना। आपके कितने हो गए, 10 और 4 14 हो गए, और बच रहे होंगे कहीं एक ऐसा, ये स्टेल हो गया, है ना, ये हो गए मतलब आपके, है ना 16 हो गए, है ना 16 हो गए ना, 16 हो गए, है ना। 1 मिनट देख लेते हैं, एस्कॉर्बिक और 10 10 5 15 और 15 8 16, 16 आपके ये हो चुके हैं ना। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान के बारे में, रिक्त स्थान खोज लेते हैं, रिक्त स्थान कहाँ है इसमें, ये रे भाई रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में देखो चूना पत्थर क्या है, चूना पत्थर जो है एक अवसादी चट्टान है। कौन सी चट्टान है, जिन्होंने लिखा है अवसादी चट्टान उनका आंसर सही है ना। सामान्यतः मृदा में जो है कितना जीवांश पदार्थ पाया जाता है, तो 0.1 से 0.5%, 0.1 से 0.5% जो है पाया जाता है, नहीं 0.1 से 0.5 नहीं, 0.5 नहीं 5, है ना, इसको करो 0.1 से 5%, हाँ अब सही है
है ना, याद रखना है। अब सही है इसका आंसर जो है। और चूना पत्थर जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। चलिए, फिर उसके बाद जो है इलाइट का संरचना सूत्र, जो इलाइट है इसका संरचना सूत्र क्या होता है, KAl4SI8O20OH का होल 4। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये इसका जो है सूत्र होता है। यदि आपने ये लिखा है तो ही आपको आंसर का इसका वो दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, थोड़ा सा अभी जस्ट जब रिकॉर्डिंग करते टाइम जो है हमारे पास टाइप होके आ गया था कंटेंट, इसलिए मैंने इसको टाइपिंग जो है कंटेंट को दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, हमारा जो है वो हो गया था। और हमारे जो है क्या चल रहे थे भाई, आपके रिक्त स्थान चल रहे थे। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर जो है किसका उदाहरण है, लाड लो। चूना पत्थर जो है अवसादी का, किसका है, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी चट्टान का है, अवसादी का। मृदा में जो है कितने 0.1 से 5% क्या पाया जाता है, जीवांश पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। चलिए देखिए, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इलाइट का रासायनिक सूत्र जो है आपने क्या लिखा था, KAl4, क्या बताया था मैंने, KAl4SI8O20, है ना, SI8। देखो 4 का पाड़ा, 4 4 दुनिया 8, 4 ती 12, 4 चौटा 16, 4 पंजे 20, है ना, 4 का पाड़ा ही बोलना है आपको इसमें, है ना। चलिए, ये मैंने हमारे जो कोर्स चलता है, हमारा जो 12वीं क्लास का जो कोर्स चलता है हमारा ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन पर, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ाया हुआ है। चूना पत्थर का उपयोग जो है किस प्रकार की मृदाओं को सुधारने में किया जाता है, तो चूना पत्थर का जो प्रयोग है प्यारे विद्यार्थियों, अम्लीय मृदाओं को सुधारने में किया जाता है। अम्लीय मृदाओं, तो याद रखना है किस प्रकार की मृदाओं को चूना पत्थर द्वारा सुधारा जाता है। अम्लीय प्रकार की जो मृदाएं होती हैं उनको जो है चूना पत्थर द्वारा सुधारा जाता है। फिर इस प्रकार से जिंक की कमी से धान में जो है कौन सा रोग होता है, तो सबसे फेमस ही है जो है खैरा रोग। जिंक की कमी से धान में जो है खैरा रोग होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद पानी में फ्लोराइड की सांद्रता अधिक होने पर कौन सी बीमारी हो जाती है, तो फ्लोराइड की सांद्रता जो है अधिक होने पर फ्लोरोसिस हो जाती है। कौन सी हो जाती है, फ्लोरोसिस, है ना। ये ध्यान रखना है, यदि पानी में जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड की मात्रा जो है कितने से लीटर से अधिक हो जाएगी, 5 ml प्रति लीटर, 5 ml प्रति लीटर से अधिक, 5 ml प्रति लीटर से यदि अधिक हो जाती है फ्लोराइड की मात्रा, तो फ्लोरोसिस हो जाता है, मतलब इसमें बत्र हो जाता है शरीर जो है। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये मैंने लाइव क्लास में बताया ही था, कल की लाइव क्लास थी जो थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा, तो नाइट्रेट की जो अधिकतम सीमा है वो 45 मिलीग्राम, ये अच्छा ये लिखा हुआ है मिलीग्राम प्रति लीटर, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, 45। क्लियर है? उसके बाद आ जाइए, पर्यावरण प्रदूषण प्रमुख रूप से प्रकृति जन्य है और मानव जन्य है। और कौन सा जन्य है, मानव जन्य, प्रकृति जन्य है और मानव जन्य है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, फिर उसके बाद जो है दूध में पीलापन जो है किसकी मात्रा के कारण होता है, गाय के दूध का पीलापन जो है कैरोटीन, है ना, गाय के दूध में जो है कैरोटीन की वजह से जो है पीलापन आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है ये आगे आपके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, जिसमें ये देखिए, अब ये भाई मैं आपको देखो ऑब्जेक्टिव बता दिए मैंने, है ना। अब आपके वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बासमेट आग्नेय चट्टानों में सिलिका की प्रतिशत मात्रा, तो यहाँ पर जो है सिलिका की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी है, तो याद रखना है 45 से 55%। क्या है, 45 से 55%। यदि आप ये लिख के आए हो तो 100% आपका आंसर सही है। मृदा कोलाइड किसे कहते हैं, ऐसे मृदा कण जिनका व्यास, परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे मृदा कण जिनका व्यास, ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 8 से 100, 1 से 100 मिली माइक्रोन
ऐसे मृदा कण जिनका व्यास 8 से 100 मिली माइक्रोन तक होता है तथा कोलॉइड गुण रखते हैं, कोलॉइड गुण रखते हैं तथा कोलॉइड गुण रखते हैं, क्या कहलाते हैं? मृदा कोलॉइड्स कहलाते हैं, मृदा कोलॉइड कहलाते हैं। ठीक है, भस्म संतृप्त मृदा से क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके कि भाई भस्म संतृप्त जो मृदा है इससे क्या अभिप्राय है ना? तो भस्म संतृप्त जो मृदा है इससे अभिप्राय है कि जो मृदा कण जो रहते हैं उसमें कैल्शियम आयन कितना है, उससे परिपूर्ण कितना है। तो वे मृदा जिनके कोलॉइडी संकीर्ण विनिमय, कोलॉइडी संकीर्ण विनिमय है ना, कोलॉइडी संकीर्ण विनिमय, वे मृदा जिनके कोलॉइडी संकीर्ण विनिमय कैल्शियम प्लस टू आयंस से परिपूर्ण होते हैं, भस्म संतृप्त मृदा कहलाती है, भस्म संतृप्त मृदा कहलाती है। क्लियर है भैया तक? तो कौन सी मृदा कहलाती है? अगर आप ऐसे भी लिख देते ना इसको कि मृदा के जितने भी कोलॉइड कण हैं वो यदि कैल्शियम से परिपूर्ण हैं, कैल्शियम उन पे अधिक मात्रा में है, तो भी आपका आंसर सही हो जाता। मतलब इसमें ये शब्द आना चाहिए था और ये आना चाहिए था मृदा कोलॉइड्स कि जो कोलॉइड्स हैं उन पर कैल्शियम आयन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, कैल्शियम आयन से वो संतृप्त हैं, तब हम कहते हैं भस्म संतृप्त मृदा। जिन पर कैल्शियम आयन का ही विनिमय हो रहा है ना, ये याद रखें। चलिए, फिर उसके बाद मृदा अम्लता के प्रकार लिखो। तो इसमें जो है मृदा अम्लता के जो प्रकार हैं वो लिखने थे, 2 प्रकार की होती है ना। एक तो सक्रिय अम्लता और दूसरी क्या होती है? विनिमय अम्लता। क्लियर है? पौधों में पोटेशियम पोषक तत्व का कोई एक कार्य लिखना है। अब यहां पर रामायण नहीं लिखनी थी, यहां पर उन्होंने बोला एक कार्य, मतलब एक ही कार्य लिखना था, तो यहां पर लिख देते हैं उत्तर इसका। अब यहां पर जो है सीधा अगर आप कार्य भी लिखते, फसल में सूखा सहने, कार्य क्या हो जाएगा? फसल में सूखा सहने। कोई भी एक कार्य लिख देते तो भी आपका काम हो जाएगा, जरूरी नहीं यही कार्य लिखो, कोई भी आपने कुछ भी लिखा हो ना तो भी आपके उत्तर इसका आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। कोई भी अच्छी बात लिखी होनी चाहिए। फसल में सूखा सहने, बीमारी व कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति, कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति रोधकता बढ़ाता है। मतलब ये है, ये पोटेशियम क्या कार्य करता है? पौधों को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। बीमारी से, सूखा से, जो कीट लगेंगे उनसे, उनका यदि आक्रमण होता है तो ये पोटेशियम क्या है? उनको मजबूती प्रदान करता है। क्लियर है यहां तक? ये आपको याद रखना है। चलिए, फिर उसके बाद आ जाइए ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला है। तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण यहां पर लिखेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? नाइट्रेट की, ये भी मैंने लाइव क्लास में करवाया था, नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो पेयजल होता है, यदि पेयजल में, किसमें? पेयजल में, है ना, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? मैथोहीमोग्लोबिमिया, है ना, ग्लोबेमिया
ग्लोबेमिया नामक बीमारी हो जाती है, नामक बीमारी हो जाती है, जिसे नामक बीमारी हो जाती है जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। क्लियर यहां तक? ग्लाइसिन अमीनो अम्ल का संक्षिप्त नाम लिखना था। अब ग्लाइसिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, और इसका संक्षिप्त नाम क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, GL बाई और ब्रैकेट में अगर G ऐसे, ये इसका जो है क्या हो गया लाड़ लो, संक्षिप्त नाम हो गया। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है आ जाइए दूध का कोई एक भौतिक गुण, अब कोई भी लिख दो आप। अब यहाँ पर मैं pH लिख देता हूँ, बस काम हो जाएगा। मैंने टर्लिटी लाइव क्लास में ये बताया भी था, 4 पॉइंट और 6.7। क्लियर है यहाँ तक? ये याद रखें, ये हो जाएगा, है ना। कोई भी एक भौतिक गुण, कोई भी, अब इसमें कोई भी आपको याद आ रहा है वो आप भौतिक गुण लिख देते तो भी काम हो जाता है ना, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो है बाईटाटा जो विद्यार्थी कल जुड़े थे, है ना, जब हमारी जब क्लास चल रही थी, है ना, तब मैंने कुछ चीज़ें बताई थी विद्यार्थियों को, शायद विद्यार्थियों ने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया था। मैंने इवन मैंने ये भी बोला था कि भाई क्लास ये देखिए, मैंने लास्ट जब क्लास ली थी और दूध से संबंधित जब मैंने क्लास ली थी, और जहाँ पर मैंने दूध के भौतिक गुण, ये देखो मैं प्रूफ बताऊंगा आपको, ये देखिए, ये मेरी ओल्ड क्लास है। यदि आप देखेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने ओल्ड क्लास में क्या बोला था कि दूध के भौतिक गुण से एक कोई भी क्वेश्चन आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 मार्च 2024 ऐसे ही मैंने बहुत चीज़ों में लगाया, 18 मार्च 2024, समझ रहे हो, मतलब पहले ही बोल दिया मैंने कि ये यहाँ से पेपर आएगा, है ना, क्वेश्चन आएगा, देख लिया, आ गया। और कई जगह लगाया मैंने, वहाँ से क्वेश्चन भी आया है, ऐसा नहीं है ना। जो अपन पढ़ाए हैं, जो अपन पढ़ाए हैं वो देखो, ये देखो दूध में अम्लता के प्रकार, ये लाइव क्लास की है, लाइव क्लास की PDF है, प्राकृतिक अम्लता और विकसित अम्लता, ये भी नहीं दूध में है, ये तो मृदा में पूछी थी, मृदा का भी बताऊंगा मैं, है ना, मृदा का भी बताऊंगा, इसमें जो है एंजाइम से रिलेटेड है ना। इसके अलावा जो है और भी जो क्वेश्चंस हैं वो आए थे, है ना, बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जो मैंने पूछे थे वो यहाँ से जो है डायरेक्ट वे में आए थे, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने क्वेश्चन कराया था। ये देखो, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण मैथोहीमोग्लोबिनिया नामक बीमारी हो जाती है जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, आया ही था, ये मैं पढ़ा चुका हूँ सब, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का पौधों में कोई एक कार्य, उसने जो है क्या पूछ लिया, फास्फोरस पूछ लिया, देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चंस कराए थे जिनमें मैं बता देता हूँ, देखो, है ना, यहाँ से जो है क्षारीय मृदाओं की विद्युत कौन सा, मॉन्ट मोनोलाइट, देखो ये क्वेश्चन आया ही था आपका, मॉन्ट मोनोलाइट की धनायन विनिमय क्षमता। और आप देखो भस्म संतृप्त मृदा को प्रवासित करे, बताओ, ये क्लास से जो मैंने कराया वही है सीधा, वही एज इट इज है, एज इट इज आया है क्या, बताओ, ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं, एज इट इज आए हैं, है ना। ये हमारा कोर्स भी चालू है, 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को बोलो आप कोर्स ले भाई, है ना। और भी देख लेते हैं, थियोलिनाइट की धनायन विनिमय क्षमता, प्रतिशत वेश संतृप्ति, ये चलो ठीक है, ये सब पुरानी PDF हैं जो मैंने करवाई थी, जहाँ से डायरेक्ट वे में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई, है ना। ये देखो, अत्यधिक जहरीला, कृषि रसायन के डिब्बों पर मैंने अत्यधिक जहरीला पूछना, और भी मैंने उन क्वेश्चन में दूसरे पूछे हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही आया है ना। तो और भी बहुत सारे हैं, ये तो एक फाइल है जो मुझे और मिल नहीं रही है ना। तो ये देखिए, ये सब जो है एग्जाम में जो है आए हुए हैं भाई, मैंने बहुत अच्छे से एक चीज़ को जो है करवाया हुआ लाड़ लो, है ना। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहें, हम जरूर आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है करवाया करेंगे, शानदार जो है करवाया करेंगे, है ना। और भी जो हमारा जो भी टारगेट है वो और बेहतर रहेगा। आपके सभी छोटे भाई बहनों को भी बोलें कि हमारी जो क्लास है उसको जरूर लें भाई, जब भी वो 12वीं क्लास में आ जाएं तो जरूर जो है क्लास को लें, है ना। और भी हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वैसे फाइल तो कहाँ से बता पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो अपने ही आए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखें, निश्चिंत रहिए, एग्री पावर जयपुर प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर
मैं कह रहा हूं पूरे राजस्थान का सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट है 12वीं क्लास और जेट परीक्षा के लिए। ये चैनल पूरे राजस्थान का सबसे बेहतरीन चैनल है, ये ध्यान रखना है और आपको हमारे साथ बने रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।